हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी को समर क्लासेज में हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास का जो चौथा चैप्टर है हिंदी का, गोधूली भाग 2 का। ये नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसको आज हम लोग क्या करेंगे तो देखेंगे। देखिए, ये 10th क्लास का जो है सो गोधूली भाग 2 का जो हिंदी का जो 4th नंबर जो चैप्टर है, ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है क्योंकि जो है सो नाखून क्यों बढ़ते हैं। देखिए, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक लग रहा है। तो देखिए, कहता है कि जो है सो नाखून क्यों बढ़ता है, इस पे आज हम लोग जो है सो क्या करेंगे, चर्चा करेंगे और पूरा पूरा इसको जो है सो पढ़ने का प्रयास हम लोग करेंगे। तो देखिए, कहता है कि जो है सो इसका जो लेखक है वो कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी है। कौन है इनका लेखक, जो है सो हजारी प्रसाद द्विवेदी है। देखिए, आप लोग ऐसे याद रखिएगा कि नाखून जो होता है वो क्या होता है कि जो है सो हम लोग अभी तक जो कहने का मतलब जब तक बड़े होते हैं तब तक में क्या होता है, तो कई हजारों बार काट चुके होते हैं कि नहीं। तो इसी तरीके से जो है सो नाखून को हम लोग हजारों बार काटते हैं और क्या होता है, हजारों बार जो है सो वो फिर जो है सो बढ़ जाता है तुच्छ के तरह। ठीक है, तो इसीलिए जो है सो हम लोग जो है सो इनका नाम जो है सो रखेंगे, क्या है इनका लेखक का नाम, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्योंकि हम लोग नाखून को क्या करते हैं, हजारों बार काटते हैं, तो इसलिए जो है सो इस तरीके से क्या हो जाएगा, लेखक का जो नाम होगा वो हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये जो कहने का मतलब नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये जो है सो क्या है, एक जो है सो ललित निबंध है। क्या है, ललित निबंध है। आप लोग याद रखिएगा कि जो है सो एग्जाम में कभी कभी ये भी पूछता है कि जो है सो नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये जो है सो क्या है, कहानी है, निबंध है, या कहने का मतलब जो है सो ललित कथा है या कथा है। तो आप लोग जो है सो याद रखिएगा कि ये जो है सो क्या है, ललित निबंध है। क्या है, ललित निबंध है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, क्या है, ललित निबंध है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सो आप लोग इस चीज को हमेशा याद रखिएगा कि जो है सो अधिकांश बार जो है सो आता है ये क्वेश्चन कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका जो है सो लेखक कौन है, तो लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है। नाखून को हम लोग 1000 बार काटते हैं फिर भी बढ़ जाता है। तो इस तरीके से जो है सो याद रखेंगे कि 1000 बार नाखून काटते हैं तो फिर भी बढ़ जाता है। तो नाम क्या है इनका, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, इसी तरीके से देखिए ये जो है सो आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि जो है सो पूछता है कभी कभी कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये क्या है। ठीक है, और आपको एक ऑप्शन में ललित निबंध भी दे देगा। तो इस तरीके से आप लोग ललित निबंध याद रखिएगा। ठीक है, देखिए आइए हम लोग देखते हैं। कहता है यहाँ पे जो है सो लेखक का परिचय, क्या कहता है कि लेखक का जो है सो परिचय देखते हैं। ठीक है, तो देखिए कहता है लेखक के परिचय में कह रहा है कि जो है सो जन्म जो है सो लेखक साहब का कब हुआ है, 19 अगस्त 1907 ईस्वी को हुआ है। ठीक है, आप लोग जो याद रखना चाहिएगा वो पूरा भी रख सकते हैं, और जो कहने का मतलब सिर्फ जो है सो ईस्वी अगर याद रखना चाहिएगा तो ईस्वी भी रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब देखिए एग्जाम का जो पैटर्न है वो क्या हो चुका है, तो स्टैंडर्ड हो चुका है। तो हो सकता है कहीं जो है सो ईस्वी के साथ साथ आपको ये डेट भी दे दे ऑप्शन में। तो आप लोग जब याद रखिएगा तभी ये ऑप्शन भी करने का मतलब सही तरीके से मार पाइएगा सही डेट। अगर सही डेट याद करके नहीं गए, मान लीजिए कि ईस्वी ही सिर्फ याद कर लिया 1907, ठीक है, और 19 अगस्त याद ही नहीं किया और वहां गए और पूछ दिया, कहने का मतलब कि 19 अगस्त, 20 अगस्त, 21 अगस्त या 15, कहने का मतलब जुलाई, इस तरीके से आपको पूछ देगा तो, या 19 जुलाई, तो इस तरीके से आपको क्या होगा, कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। तो इसलिए आप लोग क्या कीजिएगा, पूरा याद रखिएगा कि जो है सो लेखक साहब का जो है सो जन्म, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म जो है सो कब, कितना को हुआ है, तो 19 अगस्त 1907 ईस्वी में हुआ। कितना को, 19 अगस्त 1907 ईस्वी में हुआ। ठीक है, ऐसे बुक में आप लोग को सिर्फ यही तो देखने को मिलेगा, ईस्वी तो ही देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए इस तरीके से अगला कहता है कि जन्म स्थान जो है सो आरत दुबे के छपरा बलिया यूपी में। कहाँ पे इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो आरत दुबे के छपरा बलिया में। कहाँ पे हुआ था, छपरा बलिया में, जो कहाँ पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से कभी कभी ये भी जो है सो आने का चांस बनता है कि जो है सो लेखक साहब का, हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब का जो है सो जन्म जो है सो किस राज्य में हुआ था। तो कहने का मतलब आपको दे देगा 4 राज्य, बिहार, झारखंड, कहने का मतलब पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, तो आरत दुबे के छपरा और बलिया जिला में। कहाँ पे हुआ था, आरत दुबे के छपरा बलिया में हुआ था। ठीक है, देखिए इसी तरीके से कहता है कि इनकी प्रमुख रचनाएं, देखिए इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं
वो कौन कौन सा है, तो देखिए कहता है यहाँ पे जो है सो अशोक के फूल, क्या कहते हैं, अशोक के फूल, ये सारे जो है रचनाएं, इनकी रचनाएं। और एक चीज आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि एग्जाम में अधिकांश बार जो है सो जो क्वेश्चन बनता है वो रचना से ही बनता है। अधिकांश बार, अधिकांश क्वेश्चन जो आने का चांस होता है वो रचना से ही आता है, तो इसलिए आप लोग रचना को हमेशा याद रखिएगा। देखिए अशोक के फूल, ठीक है, कल्पलता, विचार और वीरतक, कुटज, विचार, प्रवाह, आलोक पर्व। देखिए ये खासकर जो है सो आलोक पर्व जो है, इसको आप लोग जो है सो पूरा ध्यान रखिएगा, इसलिए क्योंकि जो है सो आलोक पर्व पे जो लिखे थे, ये कहने का मतलब इनकी जो रचनाएं थी, इसी रचनाएं पे जो है सो इन्हें जो है सो क्या मिला हुआ था, आगे चल करके हम बताएंगे। इन्हीं के इस रचना पे जो है सो इसे जो है सो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। क्या दिया गया था, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। किस कहने को मतलब रचना पे, तो आलोक पर्व जो रचनाएं थी इनका, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, तो कहने मतलब उन्हीं के रचना पे जो है सो इनको क्या मिला था, तो जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। क्या मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार। जो साहित्य के क्षेत्र में मिलता है, जो मान लीजिए कोई अगर व्यक्ति साहित्य लिखता है, या कहने का मतलब जो है सो उनकी अच्छी कहने का मतलब जो कहानी होता है या निबंध होता है या कविताएं होता है, तो उस क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में जो है सो क्या होता है, तो कहने का मतलब साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। तो इसलिए इसको जो है सो आप लोग आलोक पर्व को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ऐसे पूछता है कि जो है सो आलोक पर्व जो रचनाएं थी हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब का, उसमें जो है सो उनको कौन सी जो है सो पुरस्कार दिया गया, तो आपको दे देगा 3 पुरस्कार और चौथा दे देगा साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है सो इनको मिला था किस पे, आलोक पर्व जो रचनाएं थी उस पर मिला था। ठीक है, इसी तरीके से देखिए और भी इनकी रचनाएं हैं बहुत सारी। प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुंद्र लेख, पुनर्वा, अनामादास, क्या ये भी एक जो है सो पुनर्वा जो है सो, पुनर्वा जो है सो ये भी एक अच्छा जो है सो रचना है इनका। इसके बाद अनामदास का पोथा, ये भी एक जो है सो रचना, अच्छा रचना है इनका। तो इस तरीके से ये सब जो है सो आने का चांस बनता है एग्जाम में, इसलिए आप लोग इस सब को हमेशा याद रखिएगा। ये सब याद ही करना पड़ता है, एक बार 2 बार 3 बार देखिएगा तो याद हो जाता है, ऐसा नहीं है नहीं होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से जैसे इस तरीके से सूर साहित्य, कबीर, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, नाथ संप्रदाय से हिंदी साहित्य की भूमिका, पृथ्वीराज दासो, क्या कहता है, पृथ्वीराज दासो विश्व भारती, या उसी को विश्व भारती को हम लोग शांति निकेतन भी बोलते हैं। देखिए इन्होंने ही, इन्हीं के द्वारा, हजारी प्रसाद द्विवेदी के ही द्वारा जो है सो शांति निकेतन का, शायद हरियाणा या चंडीगढ़ में इसका, हरियाणा में जो है सो इसका निर्माण किया गया है शांति निकेतन का, इन्हीं के द्वारा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो लेखक थे, हमारे लेखक साहब, इन्हीं के द्वारा जो है सो विश्व भारती या कहने का मतलब शांति निकेतन का जो है सो स्थापना किया गया है। ठीक है, इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। क्या है, इत्यादि जो है सो इनकी क्या है, प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, देखिए इसी तरीके से जो है सो कहने का मतलब कि ये सारी जो कहने ये प्रमुख रचना है, इस रचना को आप लोग विशेष करके ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से देखिए आगे कहता है कि संपूर्ण पुरस्कार, देखिए कहता है आलोक पर्व पर साहित्य अकादमी पुरस्कार। हमने आप लोग को इससे पहले भी बताया अभी कि जो है सो आलोक पर्व पर जो है सो साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें दिया गया, जो किसके क्षेत्र में दिया जाता है, लेखक के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। जो साहित्य लिखते हैं, जो लेख लिखते हैं, कविता लिखते हैं या कहने मतलब कहानी लिखते हैं, तो उस क्षेत्र में जो है सो दिया जाता है साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, इसके बाद देखिए इसे और जो है सो एक मिला था भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान। देखिए ये पद्म भूषण सम्मान जो दिया जाता है, जैसे मान लीजिए ये सारे क्षेत्र में मिलता है, पद्म भूषण सम्मान जो होता है वो सारे क्षेत्र में मिलता है। इसी तरीके से देखिए साहित्य के क्षेत्र में जो है सो इन्होंने जो है सो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो कहने का मतलब योगदान रहा था, वो बहुत अत्यधिक योगदान रहा था, और बहुत अत्यधिक योगदान की वजह से जो है सो उन्हें जो है सो क्या दिया गया, तो जो है सो ये पद्म भूषण सम्मान दिया गया। बहुत योगदान करने का मतलब ये नहीं कि वो बहुत लिखे थे, वो बहुत अच्छा लिखे थे, जो लोगों के प्रति क्या था, तो बहुत ही उसका वर्चस्व था, चाहत था, इसलिए जो है सो इससे जो है सो क्या दिया गया, तो पद्म भूषण जो है सो सम्मान दिया गया। यानी कहने का मतलब बहुत अच्छा जो है सो उन्होंने कहानी या कविता या जो रचनाएं लिखे थे वो बहुत अच्छा रचनाएं था, इसलिए जो है सो उसको उस क्षेत्र में जो साहित्य के क्षेत्र में क्या दिया गया,
पद्म भूषण सम्मान दिया गया। देखिए लिखना और बहुत अच्छा लिखना में अंतर होता है, इसलिए देखिए यहाँ पे आलोक पर्व जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला है उनको, तो वो तो मान लीजिए कि कोई कहानी लिख दी या निबंध, ललित निबंध लिख दिए, या कहने का मतलब कविता लिख दिए, ठीक है, तो उसको लिख दिए और कहने का मतलब हाँ लगा लोगों को या सरकार को लगा कि नहीं ये अच्छा है, मतलब लोगों के प्रति, लोगों को कहने का मतलब आगे बढ़ाने के लिए अच्छा है, तो उसके आधार पे जो है सो ये क्या किया, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए। लेकिन उसी चीज क्षेत्र में, साहित्य के ही क्षेत्र में अगर बहुत अत्यधिक कहने का मतलब जो है सो वो काम करते हैं और उनका बहुत अत्यधिक जो है सो वो मेहनत कर करके बहुत अच्छी जो है सो ललित कथा या कहने का मतलब किसी कहानी को या किसी कविता को जो रूप देते हैं, बहुत अच्छा रूप देते हैं, तो उस रूप के लिए जो है सो उसे क्या किया जाता है, भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण जो है सो सम्मान दिया जाता है। यानी एक ही अर्थ में आप ये समझिए कि किसी कहने का मतलब क्षेत्र में आप बहुत अच्छे कार्य को करते हैं, जिस क्षेत्र में आप हैं उस क्षेत्र में अगर उस काम को आप बहुत अच्छी तरीके से करते हैं तो आपको जो है सो उस क्षेत्र में क्या दिया जाता है, पद्म भूषण सम्मान दिया जाता है, ठीक है। तो यही दिया गया था। कहता है एवं लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट की उपाधि मिली थी। क्या मिली थी, जैसे लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट एक उपाधि है, उपाधि का नाम है, जो उपाधि जो है सो मिला था कि कहाँ से, तो लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा। एग्जाम में कभी कभी पूछता भी है कि जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को डीलिट की उपाधि जो है सो किस विश्वविद्यालय से मिला था, तो कहने का मतलब आप लोग याद रखिएगा कि जो है सो लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वारा जो है सो डीलिट की जो है सो उपाधि दी गई थी, किससे, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब जी को, ठीक है। इसी तरीके से देखिए यहाँ कहता है कि इस तरह कि शांति निकेतन विश्वविद्यालय एवं चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में आदि में प्रोफेसर के साथ साथ प्रशासनिक पद पर भी रहे। सही बात है कि शांति निकेतन और विद्यालय एवं जो है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में जो है इन्होंने प्रोफेसर के साथ साथ जो है सो ये जो है सो क्या रहे, तो प्रोफेसर के साथ साथ प्रशासनिक जो अधिकारी होते हैं, प्रशासनिक क्षेत्र में जो कहने का मतलब अधिकारी होते हैं, उस पद पे भी इन्होंने जो है सो कुछ दिन तक रहे थे, ठीक है। तो यही चीज यहाँ कह रहा है। इसके आगे देखिए कहता है कि शांति निकेतन या विश्व भारती पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था। ये जो शांति निकेतन है, ये विश्व भारती पत्रिका जो थी, कभी कभी ये भी पूछता है कि जो है सो विश्व भारती पत्रिका को और क्या कहा जाता है, तो आपको दे देगा शांति निकेतन। तो शांति निकेतन हमेशा याद रखिएगा, शांति निकेतन जो था पत्रिका है, ये किनके द्वारा लिखा गया था, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा जो है सो क्या गया था, तो लिखा गया था। किसको, तो शांति निकेतन जो पत्रिका थी विश्व भारती पत्रिका है, शांति निकेतन को ही विश्व भारती पत्रिका बोली जाती है। तो इसलिए आप लोग जो है इसे हमेशा याद रखिएगा कि विश्व भारती पत्रिका और शांति पत्रिका एक ही चीज है, इसलिए हमने यहाँ पे कोष्ट में कर दिया है कि विश्व भारती पत्रिका का जो है सो इन्होंने क्या किया था, तो संपादन किया था, यानी वो अपने हाथों से क्या किए थे, लिखे थे, ठीक है। देखिए इसी तरीके से कहता है, इससे अगला कि इनका निधन जो है सो 19 मई 1979 ईस्वी में दिल्ली में हो गया। कब हो गया, ऐसे ही पूछेगा सेम टू सेम कि कहने का मतलब जो है सो हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब का जो है सो मृत्यु किस ईस्वी में हो गया, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि 1979 ईस्वी में हो गया। और कहाँ पे हो गया, तो दिल्ली में हो गया। और अगर मान लीजिए डेट पूछता है तो आप लोग याद रखिएगा 19 में को। देखिए इनका जन्म भी जो है सो कितना को हुआ है, तो 19 अगस्त को, और निधन भी जो हुआ है 19 मई को हुआ है। तो इस तरीके से ये दोनों सेम है 19। लेकिन सिर्फ आप लोग एक चीज याद रखिएगा, इनका जन्म जो है वो महीना के आगे हुआ है। आगे कहने का मतलब अगस्त महीना जो होता है शुरू से वो थोड़ा आगे होता है, ठीक है। और ये जो होता है शुरू वाला महीना होता है, मई जो होता है अगस्त से पहले होता है। तो आप लोग याद रखिएगा उनका मृत्यु क्या हुआ था, तो जो है सो पहले हुआ था और जन्म जो हुआ था बाद में हुआ था। बाद में कहने का मतलब ये अर्थ कि जन्म जो है सो 19 अगस्त को हुआ था और मृत्यु जो है सो कब हुआ था, तो 19 मई को 19 में 1979 ईस्वी में हुआ था। तो इस तरीके से आप लोग 19 मई और 19 अगस्त से याद रख सकते हैं, ठीक है, ट्रिक से। तो इस तरीके से समझ गए कि इनका निधन जो है 19 में 1979 ईस्वी को हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, तो दिल्ली में हुआ था। ये कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन देता भी है कि जो है सो हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब का जो जन्म है, मृत्यु जो है सो कहाँ पे हुआ था, तो दिल्ली दे देगा, बिहार दे देगा, उत्तर प्रदेश दे देगा, झारखंड दे देगा। तो आप लोग याद रखिएगा कि उनका मृत्यु कहाँ हुआ था, तो दिल्ली में हुआ था, ठीक है। देखिए इसी से आगे हम लोग चलते हैं। इसके आगे कहता है कुछ महत्व मुख्य तथ्य, क्या कहता है, कुछ मुख्य तथ्य। देखिए कहता है नाखून का इतिहास। देखिए नाखून का जो इतिहास है, कहने का मतलब सबसे पहले जो है सो ये कैसे जो है सो आया होगा इनके मन में, तो देखिए इनके मन में नहीं आया। देखिए नाखून जो है सो क्यों बढ़ते हैं,
इनके जो है सो छोटी एक लेखक साहब के हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब का जो बेटी थे, तो उनकी बेटी जो है सो क्या एक दिन जो है सो अचानक, कभी कभी होता है ना कि किसी बच्चे के मन में कोई जो है सो इस तरह का जिज्ञासा आ जाता है जो आपसे जो है सो बिना कुछ कहे सुने जो है सो बेहिचक पूछ देंगे। उसी तरीके से क्या हुआ, एक दिन जब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अपने ऑफिस से आए थे काम करके, और जब कहने मतलब वो अपने घर में बैठे हुए थे, तो अचानक क्या हुआ, उसकी बेटी आई और बोली कि पापा जी सो कहने मतलब नाखून क्यों बढ़ते हैं। क्या कहती है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो कहने मतलब कोई भी सही बात है कि अचानक मान लीजिए कि आप किसी चीज के बारे में नहीं जानते हैं और उसके बारे में अगर आपको अचानक पहली बार अगर कोई पूछ देता है तो क्या होगा कि कहने मतलब पूरा सन्नाटा सा एकदम हो जाएगा कि नहीं इसका जवाब क्या होगा नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि जब तक आप इस चैप्टर को नहीं पढ़ते हैं तब तक तो जानकारी नहीं है। अगर जानकारी नहीं होने से पहले अगर आपको कोई पूछ देता है कि नाखून क्यों बढ़ता है तो आप एकदम क्या हो जाइएगा, वहां पे अकबक हो जाइएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या जवाब दे इसका। तो इसी तरीके से जो है सो हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब की जो बेटी थी छोटी, वो क्या हुआ कि एक दिन अचानक जो है सो अपने पापा जी से कहती है कि जो है सो पापा जी सो नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो उनको लगा कि अब क्या जवाब दे। वो पूरे उस दिन जो है सो पूरे माइंड में सोच रहे थे। अगले दिन जब गए अपने ड्यूटी जा रहे थे तो ड्यूटी के दौरान भी जो है सो वो सोचते हुए जा रहे थे रास्ते में। जैसा होता है ना कि मान लीजिए कि कहीं आप जा रहे हैं, कोई आदमी आपको जो है सो आप उनको नहीं पहचान रहे हैं और क्या हुआ आपको बोलते हैं कैसे हैं ठीक है, अब हंस करके बोल दिए। कहने का मतलब क्या हुआ वहां पे अब आप जान रहे हैं नहीं, आप बोल रहे हैं आपको कि ठीक है भाई कौन है, कहने का मतलब जान रहे इसको नहीं कर रहे ठीक है। अब आपके माइंड में घूमते रहे कि हमको क्यों बोला कि ठीक है कि नहीं। इस तरीके से आपको माइंड में आप एकदम दौड़ते रहेगा आप जहां तक जाइएगा वहां तक। उसी तरीके से जो है सो लेखक साहब को जब उनकी बेटी पूछी तो उस समय से जो है सो उसको 2 दिन तक माइंड में चल रहा था। जब वो अपने ऑफिस जा रहे थे तो यही चीज माइंड में सोच रहे थे कि क्या होगा जवाब, क्या होगा इसका जवाब, क्या होगा। इसी तरीके से जैसे उसके माइंड में आया। तो कभी कभी पूछता भी है कि जो है सो लेखक के सामने में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के सामने में जो है सो नाखून क्यों बढ़ते हैं का प्रस्ताव या विचार किस तरह आया। तो लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब के मन में या कहने का मतलब उनके सामने में जो विचार आया वो उनके बेटी के द्वारा आया। उनके बेटी के द्वारा पूछा गया कि नाखून क्यों बढ़ता है, तब जाकर के उसके मन में जो है सो विचार आया कि नाखून क्यों बढ़ते हैं और उस पर विचार उन्होंने किए। देखिए कहता है कि नाखून का इतिहास, देखिए नाखून जो है सो एक ऐसी जो है सो कहा जा सकता है कि तुच्छ प्राणी के रूप में हम कह सकते हैं कि है या तुच्छ व्यक्ति है। जो क्या होता है कि जो है सो हम लोगों को क्या प्राचीन काल से ही जो है सो ये हम लोगों के साथ जो है सो आ रहा है, बनता हुआ आ रहा है या कहने का मतलब साथ ही में जुड़ा हुआ है। जैसे आप लोग देखिएगा कि प्राचीन देश सुने होइएगा, देखे रहिएगा कि प्राचीन काल में जो है सो क्या होता था कि जो है सो बहुत सारे हजारों 2000 वर्ष पहले जो है सो क्या होता था कि उस समय में मानव का विकास नहीं हुआ था। तो मानव का विकास नहीं होने की वजह से जो आदि मानव के तरह होता था हम लोग जो है सो पशुत्व, अभी तो मानव के रूप में आ गए हैं, पहले पशु प्रवृत्ति के रूप में जब हम लोग थे, अभी तो ठीक है कि मानव के रूप में आ गए हैं, लेकिन जिस समय में पशु प्रवृत्ति के रूप में थे उस समय जो है सो क्या था कि जो है सो हम लोग की जो नाखूनें थी वो बहुत बड़ी थी। जितने भी कार्य करते थे हम लोग वो सारी की सारी किससे करते थे तो नाखून के ही द्वारा करते थे। पहले के समय में क्या होता था कि मान लीजिए कोई ऐसा तो नहीं था हथियार था कि चलो भाई हथियार से किसी चीज को हम लोग उस काम को कर सकते हैं। मान लीजिए कि किसी जानवर को पकड़ना है, पहले के आदिवासी जो लोग होते थे, हम लोगों का जो अस्तित्व था, मानव का जो अस्तित्व था प्राचीन काल में, वो एक जानवर के ही रूप में था। तो जानवर के रूप में होने की वजह से क्या होता था कि उस समय जो लोग भोजन करते थे वो क्या करते थे तो जानवर को पकड़ करके करते थे। अभी न विकसित हो गए हम लोग तो क्या हुआ कि जानवर को खाना छोड़ दिए, पशुत्व के जो गुण हैं उन गुणों को क्या कर दिए, छोड़ दिए। लेकिन प्राचीन काल में इस तरह की थी कि जो है सो जो लोग थे वो क्या करते थे कि पशुत्व के गुण को जो है सो अपना करके लोग जंगल में रहते थे और जंगल में ही क्या करते थे कि जानवर को, छोटे छोटे जीव जंतु को पकड़ करके उसको नाखून से फाड़ करके क्या करते थे, खाते थे। इसलिए जो है सो उस समय में नाखून जो है सो लोगों के लिए बहुत ही इंपोर्टेंस होता था और बहुत इंपोर्टेंस होने के कारण जो है सो लोग नाखून को नहीं काटते थे। प्राचीन काल में जब मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर नाखून काटता था तो उसे कहा जाता था कि नहीं नाखून मत काटो, इसलिए मत काटो क्योंकि ये हमारी जो है सो अस्त्र के रूप में है, ये हमें सुरक्षा प्रदान करती है। अगर मान लीजिए किसी से अगर
प्राचीन काल में लड़ाई भी होता था तो नाखून से क्या करता था कि लोग प्रहार करके जो है सो यानी कि उस चीज को जो अपना जो बचाव होता था बचाव को करता था। अस्त्र का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि कोई चीज है, मान लीजिए कि जैसे बुलेट प्रूफ होता है तो बुलेट प्रूफ क्या है, एक अस्त्र के रूप में है। और मान लीजिए कोई बंदूक है या कोई हथियार है तो वो हथियार से जो वार किया जाता है तो वो शस्त्र के रूप में हो गया। तो शस्त्र और अस्त्र में यही फर्क है। अस्त्र जो होता है ये इसलिए यहाँ पे देखिएगा आगे हम लोग किए हैं कि नाखून को अस्त्र के रूप में संगत देखना कहाँ तक उचित है। तो देखिए नाखून को जो है इसलिए हम लोग अस्त्र के रूप में उपयोग किए कि हम अपना बचाव किए। जैसे मान लीजिए कोई जानवर हम पे हमला किया तो हम लोग क्या किए, नाखून से जो है सो उसको जो है सो प्रहार कर करके जो है सो उसे बचने का प्रयास किए और बचे भी। उसी तरीके से धीरे धीरे जैसे अब न कहने मतलब हम लोगों का मानव का जो है सो जैसे जैसे धीरे धीरे विकास हुआ, डेवलप हुआ तो अब धीरे धीरे हथियार आ गया, बहुत सारी जो है सो चीजें तकरीबें जो है सो हम लोगों के पास डेवलप हो गया। लेकिन प्राचीन काल में इस तरह की नहीं थी। प्राचीन काल में नाखून से ही बचना होता था या फिर धीरे धीरे डेवलप हुआ तो हम लोग क्या किए, डंडा जो है सो भाला इस सब का उपयोग करना सीखे। धीरे धीरे पत्थर का जो है सो हथियार बनाना चालू किए और इस तरीके से जो है धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलप हुआ तो हम लोगों का हथियार की तरफ आए, धातु की जो वस्तुएं थी इसको बनाना स्टार्ट किए। और इस तरीके से जो है सो अब तो बहुत सारे अभी देख रहे हैं कि वर्तमान समय में ऐसे ऐसे अस्त्र शस्त्र जो है सो क्या हो चुका है, अब आविष्कार हो चुका है कि जो है सो मानव को विनाश के लिए 1 मिनट भी नहीं लगेगा और जो है सो भाप की तरह जो है सो बना करके उड़ा देगा। ऐसे ऐसे अस्त्र शस्त्र हो गया। लेकिन प्राचीन काल में इस तरह की नहीं थी। प्राचीन काल में लोग क्या हो गए तो पहले नाखून से अपना बचाव करते थे, तब धीरे धीरे जो है सो लकड़ी का डंडा का उपयोग किए, उसके बाद जो है सो धीरे धीरे पत्थर का उपयोग किए, तब धीरे धीरे जो है सो क्या हुए तो हड्डी जो जानवर का हड्डी होता था उसका भी हथियार बनाया करते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे उससे जब डेवलप हुआ तो जैसे जैसे मानव में जो है सो मानवता पशुत्व का गुण कमता गया और मानव का गुण आता गया, वैसे वैसे जो है सो क्या हुआ कि लोग जो है सो धातु के औजार जो है सो बनाना स्टार्ट किए और धातु के औजार से जो है सो क्या करते थे, जानवर को मारते थे और अपना भोजन बना करके खाते थे। आग का भी आविष्कार धीरे धीरे उसी तरीके से हो गया। तो आग का भी आविष्कार जब हुआ तो इसी तरीके से उस कच्चे मांस को पहले खाते थे, लेकिन जब आग का आविष्कार हुआ तो फिर क्या हुआ कि जैसे उसको मांस को पका करके धीरे धीरे खाने लगे। जैसे जैसे डेवलप होता गया वैसे वैसे हम लोग जैसे क्या किए तो जो पशुत्व का गुण था उसको हम लोग समाप्त करते गए और नाखून को जैसे धीरे धीरे काटते गए। लेकिन अभी भी बहुत सारे पशुत्व का गुण जो है सो क्या है मौजूद आप लोग को देखने को मिलता होगा। जैसे मान लीजिए कि कोई जानवर होता है, बाघ या चीता या कोई भी भालू ले लीजिए, वो लोग देखते ही कोई भी चीज को जो अभी पकड़ता है या पकड़ करके अपना भोजन बनाता है तो वो नाखून का इस्तेमाल करता है फाड़ने में। तो इसलिए जो है सो हम लोगों का भी जो प्राचीन की जो संस्कृति थी उस संस्कृति में जो है सो हम लोग क्या करते थे, नाखून का ही उपयोग करते थे। तो इस तरीके से जो है सो नाखून का इतिहास कहता है। तो उसी तरीके से अब धीरे धीरे क्या हुआ, हम लोग डेवलप हो गए और इस चीज से क्या हो गया, निजात हो गया। देखिए इससे आगे कहता है कि नाखून का बढ़ना प्राकृतिक मनुष्य क्या कहता है, नाखून का बढ़ना प्राकृतिक मनुष्य को क्या याद दिलाती है। देखिए नाखून का बढ़ना जो है सो मनुष्य को प्रकृति को ये याद दिलाता है कि जो हम जो पाश्चात्य सभ्यता में जो जीते थे उस सभ्यता को अब जो है सो छोड़ करके अब जो है सो क्या हो रहे हैं, डेवलप हो गए हैं, अच्छे जो है सो माहौल में आ गए हैं। पशुत्व के गुणों को हम लोग क्या किए, त्याग दिए। क्या किए, त्याग दिए। ठीक है। इसी तरह कहता है कि नाखून को अस्त्र के रूप में संगत देखना कहाँ तक उचित है। देखिए नाखून को जो है सो अस्त्र के रूप में जो है सो देखना जो है सो संगत इसलिए उचित नहीं है क्योंकि ये एक ऐसा प्राणी है जो कहने के मतलब रहने के बाद ना एकदम बेकार तरीके से लगता है। अभी के दौर में अगर आप 1 सप्ताह से ज्यादा नाखून रख लेते हैं तो क्या होता है कि कहते हैं नहीं बेकार टाइप से लग रहा है, जल्दी काटो इसको हटाओ। तो उसे क्या करते हैं, एक तुच्छ प्राणी की तरह जो है क्या करते हैं, काट करके हटा देते हैं और फिर वो क्या होता है, वो तुच्छ की तरह ही जो है सो फिर क्या होता है, अपना रूप को क्या करता है, बड़ा कर लेता है। फिर हम लोग जो है सो काटते हैं, फिर बड़ा कर लेते हैं। इसी तरह से प्रक्रिया चलती रहती है। तो यही चीज यहाँ कहता है कि जो है सो नाखून को अस्त्र के रूप में संगत देखना कहाँ तक उचित है। तो देखिए संगत उचित देखना इसलिए नहीं है क्योंकि जो है सो हम लोग क्या कर चुके हैं, तो पशुत्व के गुण को जो है सो छोड़ चुके हैं, अब मानव के गुण को धारण कर चुके हैं। तो मानव का गुण जब धारण कर चुके हैं तो हम लोगों का जो है सो नाखून क्या होना चाहिए, तो समय समय पे काटते रहना चाहिए, तब जा करके जो है सो हम लोगों का पशुत्व का गुण जो है सो नहीं दर्शाएगा। ठीक है। इसी तरीके से देखिए इससे आगे कहता है कि मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटते हैं। देखिए मनुष्य बार बार नाखून इसलिए काटते हैं क्योंकि जो है सो अगर इसको नहीं काटेगा तो ये एक ऐसा कहने का मतलब जो है सो ये आप लोग देखते होइएगा,
ये नाखून का जो अगला भाग होता है वो क्या होता है, साइंस के अनुसार जो है सो जो मांस से जुड़ा होता है वो तो जीवित कोशिका होता है, लेकिन जो व्हाइट से अगला वाला जो पोजीशन देख रहे हैं वो क्या होता है, तो वो मृत कोशिका होता है। तो मृत कोशिका क्या होता है कि जब कहने का मतलब ये मांस से जुड़ा हुआ जीवित कोशिका जब इधर आगे की ओर धकेलता है तो ये मृत वाला कोशिका क्या होता है, ऑटोमेटिक जो है सो बढ़ जाता है। जीवित वाला धकेलता है, जो मृत जीवित कोशिका जो होता है वो मृत कोशिका को क्या करता है, धकेलता है, और वो धकेलने के कारण वो क्या होता है, तो आगे की तरफ बढ़ जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसे फिर जो है सो जब बढ़ जाता है तो काटते हैं उसे तुरंत। तो यही चीज यहाँ पे कह रहा है कि मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटते, तो नाखून क्योंकि मानव की जो एक जो है सो क्या है, तो ये नियम है प्रकृति के जो है सो अनुसार जो है सो हम लोगों का ये एक अपना व्यवहार के रूप में बन गया है कि नहीं इसको बड़ा होगा तो इसको काटना है, क्या करना है, इसको काटना ही है। अभी के दौर में अगर नाखून बड़ा बड़ा रखते हैं तो उससे बहुत सारी हानियां भी है, इसलिए हम लोग जो है सो इस पशुत्व के गुणों को जो है सो जो नाखून का जो पशुत्व गुण है उस गुण को हम लोग क्या करते हैं, काट करके समाप्त कर देते हैं और हम अपनी जो है सो रक्षा भी करते हैं। नहीं तो इसके साथ क्या होता है, अगर मान लीजिए नाखून बड़ा बड़ा रहा, हम लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं तो क्या होता है उसके साथ जो है सो बहुत सारे जो विषाणु होता है, कीटाणु होता है, वो क्या होता है हमारे अंदर जाता है और वो हमें क्या करता है, बीमार भी कर देता है। तो यही चीज यहाँ कहता है कि मनुष्य बार बार नाखून को क्यों काटता है, इसलिए काटता है क्योंकि जो है सो वो एक पशुत्व के गुण का अपनाता है और हम लोग पशुत्व के गुणों को क्या कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। तो पशुत्व के गुणों को जब हम समाप्त कर रहे हैं तो इसको हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं काट करके जब बड़ा होता है। तो यही चीज यहाँ कहता आज मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है। देखिए आज मनुष्य जो है सो कहा, हम लोग तो कहते हैं कहने के लिए जो है कि पशुत्व को छोड़ करके मानव का जो गुण है उसको धारण करने, लेकिन अभी के दौर में देखिए इतनी होड़ मचा हुआ है सारे संसार में, करने का मतलब इस तरीके से जो है सो अस्त्र शस्त्र का निर्माण हो रहा है कि कहने का मतलब हम ये नहीं कह सकते हैं कि मानव जो है सो एक जो है सो अच्छे जो है सो पशुत्व को छोड़ करके मानव के गुण को धारण कर रहा है। कैसे कर रहा है, मान लीजिए कि हम प्राचीन कहने के मतलब चीजों को तो छोड़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि जो पशुत्व का गुण है कहने का मतलब नाखून का बढ़ना, उसको हम लोग तो काट करके हटा दे रहे हैं, छोड़ रहे हैं, लेकिन एक और अस्त्र का निर्माण कर रहे हैं, ऐसे अस्त्र का जो क्या हो रहा है कि हमारे मानव के विनाश के लिए जो है सो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें को हम लोग क्या करते हैं, तो धारण करते हैं। धारण करने का मतलब अपनाते हैं, और वही कहने का मतलब जो है सो अस्त्र शस्त्र को निर्माण करके जो है सो हम लोग मानव के विनाश के लिए जो है सो काम कर रहे हैं अभी। तो कैसे हुआ, पशुत्व को छोड़ना तो नहीं हुआ, पशुत्व को तो धारण करना ही हुआ। पशुत्व को धारण करने का मतलब छोड़ने का अर्थ ये नहीं होता कि नाखून काट लिए और कहने का मतलब मेरा पशुत्व का गुण खत्म हो गया। पशुत्व का गुण तभी ही खत्म होगा कि मान लीजिए जिस तरीके से हम नाखून को काट करके क्या करते हैं उसके गुण को खत्म करते हैं, उसी तरीके से हमारे अंदर जो बहुत सारी विकृतियां हैं, बहुत सारी जो चीजें हैं, अस्त्र शस्त्र का निर्माण करना, लोगों का कहने का मतलब हानि पहुंचाना, लोगों को कहने का मतलब बहुत सारी चीजों को क्षति करना, तो उन सारी चीजों को रोके तभी जा करके हमारा पशुत्व क्या होगा, तो खत्म होगा। तो यही चीज आज मनुष्य फिर किस ओर बढ़ रहा है, तो आज जो है सो मनुष्य जो है सो पशुत्व की तरफ बढ़ रहा है। किसके तरफ बढ़ रहा है, पशुत्व की तरफ ही बढ़ रहा है। लेकिन बुक के अनुसार तो हम लोग कह सकते हैं कि मानव की ओर बढ़ रहा है, लेकिन कहने को अगर कहा जाए सही तरीके में तो मानव आज भी जो है सो पशुत्व के गुण को ही धारण करते हुए जा रहा है। ठीक है, देखा था देश की आजादी के लिए प्रयुक्त शब्द। देखिए देश की आजादी के लिए प्रयुक्त शब्द यह है कि हम लोग तो कहते हैं कि जो है सो क्या हो चुके हैं 1947 के बाद जो है सो अंग्रेज क्या हुए, हमारे देश को जो है सो छोड़ करके चले गए, तो हम लोग आजाद हो गए। आजाद कहाँ हो गए, कहने का मतलब कहने के तो आजाद हो गए, लेकिन हम लोग जो है सो उसी जो है सो पुरानी ढर्रा में जी रहे हैं। अगर मान लीजिए मन से अगर आजाद हो तब ना हम आजाद कहलाएंगे। आप कहने को आजाद हैं और कहने मतलब दूसरे की बुराई सोचते हैं, दूसरे की कहने मतलब कैसे जो है सो उसको हानि पहुंचाया जा सके, हमेशा इसके बारे में सोचते हैं। हमेशा मन में द्वेष की भावनाएं रहती है। तो ये क्या, मान लीजिए ऊपर से तो हम लोग आजाद हैं, लेकिन हमारे मन में क्या है, अभी भी कल छपट कहने का मतलब द्वेष की भावनाएं है। हमारा मन तो आजाद नहीं हुआ। मन कब आजाद होगा, जब कहने का मतलब हम लोगों का मन क्या हो, एक जैसे अच्छे गुणों से, अच्छे विचारों से जब भरे, तब जा करके हमारा मन जो है सो क्या होगा, स्वतंत्र होगा। लोगों के प्रति क्या हो, अच्छी भावनाएं हो, लोगों को कभी भी जो है सो चाह कर के भी जो है सो हम लोग क्या करें, द्वेष की भावना से न देखे, उसको जो है सो क्या करें, हम लोग जो है सो कभी भी दुख न पहुंचाए, तब जा करके हम लोग कह सकते हैं कि जो है सो स्वतंत्र रूप में हम लोग हैं या स्वतंत्र हैं। ठीक है, इसी चीज को यहाँ कहता है कि जो है सो देश की आजादी के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है। तो देश के लिए आजादी के लिए प्रयुक्त शब्द यही है
कि जो हम लोग जो है सो आज़ादी को प्राप्त करके भी जो है सो आज आज़ाद नहीं है। इसलिए आज़ाद नहीं है क्योंकि जो है सो मानव जो है सो अपने विचारों के कारण जो है सो आज भी क्या है, गुलाम है। क्या है, अपने विचारों के जो तुच्छ विचार है, उस तुच्छ विचार के कारण जो है सो क्या है, गुलाम है। ठीक है, देखिए इससे आगे कहता है कि बंदरिया मनुष्य, क्या कहता है, बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता है। क्या कहता है कि बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता है। सही बात है, बंदरिया इसलिए मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता है कि जिस प्रकार कहने का मतलब जो है सो आप लोग देखिएगा कि बंदरिया का कहने का मतलब जब बच्चा मर जाता है तो क्या होता है, वो मरे हुए बच्चों को भी सीने से लगा कर करके वो रोते रहता है और बहुत दिनों तक रोता है। तो उससे क्या है, उससे फायदा नहीं है। उसी तरीके से मानव की अपेक्षा में कह रहा है, मानव के बारे में कह रहा है कि मानव भी अगर उसी तरीके से करे तो मानव का विकास संभव नहीं है। अगर किसी माँ की, अगर मान लीजिए कि बच्चा, भगवान न करे ऐसा हो, अगर कहीं कुछ हो जाता है तो क्या वो अपने बच्चे को सीने से हमेशा लगा करके रखता है 3 दिन 4 दिन तक? नहीं, उसे क्या करता है, तुरंत जो है सो अपना छोड़ देता है, यानी कि मतलब जो उसका अगला कार्य होता है वो कर देता है। तो इस तरीके से जो है सो क्या हो जाता है कि मानव तो अपने जो है सो जो गुण है उस गुण को बदल कर करके अपने नाखून को क्या करता है, कंटिन्यू जो है सो प्रतिदिन जो है सो प्रतिदिन एक सप्ताह में इस गुण को क्या करता रहता है, अपनाते रहता है, इसको काटते रहता है। और ये जो कहने का मतलब नाखून का जो पशुत्व का गुण है, उस पशुत्व के गुण को क्या करता है, समाप्त करते रहता है, हटाते रहता है। अगर इस पशुत्व के गुण को नहीं हटाए तो क्या होगा, मानव जो बंदरिया की तरह जो अगर मान लीजिए इसको चिपके रहने दिया जाए तो क्या हो जाएगा, पशु का गुण आ जाएगा मानव में। तो इसलिए इस पशु के गुण को हटाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है कि जो है सो इसको बार बार जो है सप्ताह में इसको हटाते रहना पड़ता है। यही चीज यहाँ कह रहा है कि बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता है। इसलिए नहीं बन सकता है क्योंकि जिस प्रकार कहने का मतलब जो है सो बंदरिया अपने बच्चों को लेकर के, मरे हुए बच्चों को लेकर के बहुत अत्यधिक दिनों तक जो है सो रोती रहती है, उस तरीके से मानव जो है सो नहीं रह सकता है। उसी तरीके से मानव जो है सो ये जो है सो तुच्छ प्राणी जो नाखून है वो जो बढ़ता है उसको नहीं बढ़ने दे सकता है। इसको क्या करेगा, तो बार बार इसको काट कर करके हटा देगा और इस जो है सो गुण को, पशुत्व गुण को नहीं अपना सकता है। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे कर रहा है। देखिए इस बात कहता है प्राणी शास्त्रियों का अनुमान नाखून के प्रति कैसा। देखिए प्राणी शास्त्रियों का जो है सो नाखून के प्रति जो है सो अनुमान ऐसा है, प्राणी शास्त्रियों का अनुमान नाखून के प्रति कैसा है। तो देखिए नाखून के प्रति ऐसा है कि हम लोगों का जो मनुष्य का जो गुण है उस गुण में ये कहता है कि जो है सो नाखून को नहीं बढ़ते रहने देना चाहिए। अगर लगातार बढ़ते रह गया तो हम लोग क्या कर लेंगे, पशु के गुण को धारण कर लेंगे और फिर जिस तरीके से प्राचीन काल में हम लोग जीते थे उसी प्रकार से जीना जो है सो आरंभ कर देंगे। तो इसलिए जो है सो हम लोग क्या करें, तो अपने पशुत्व के गुण को हटा करके नाखून को क्या करें, समय समय पे इसको काटते रहे, इसको बनाते रहे और सही तरीके से इसका रूप देते रहे। ठीक है, यही चीज यहाँ कहता है। देखिए इससे आगे कहता है कि इस निबंध में प्रयोग किया गया बूढ़ा कौन है। देखिए इस निबंध में प्रयोग किया गया बूढ़ा वह है महात्मा गांधी है। कौन है, महात्मा गांधी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रपिता कहते हैं। वो क्या कहते थे कि जो है सो हम लोग जो है सो अपने देश में ऐसे रहे, मतलब जो मिलजुल कर रहे आपस में, सभी लोग अपनत्व के भाव में रहे, भाईचारे के भाव से जिए। लेकिन कहने को तो लोगों को ये चीजें क्या हुई, तो नहीं पसंद हुआ और इस तरीके से जो है सो क्या हुआ, इनको जो है सो एक दिन गोली मार दिया गया। अच्छे कार्य को करने के लिए इतने अच्छे लोग थे तो इनको अच्छा लगा ही नहीं लोगों को और वो क्या किए, लोग जो है सो इन्हें मार दिए। तो यही चीज यहाँ कर रहा है कि इस निबंध में जो है सो प्रयोग किए गए बूढ़ा कौन है। तो इस निबंध में प्रयोग किया गया बूढ़ा जो है सो हमारे कौन है, राष्ट्रपिता जो है सो महात्मा गांधी है। ठीक है, और बूढ़ा इसलिए कहा गया है क्योंकि जो है सो वे हमेशा कहते थे कि जो है सो हिंसा पे हम लोग को नहीं चलना, अहिंसा के राहों पे जो है सो क्या करना है, चलना है। हम लोग जो है सो अच्छे कार्यों को अपनाएंगे, अच्छे जो चीजें हैं उसको अपनाएंगे, बुराई को क्या करेंगे, त्याग देंगे, अच्छाई के रास्ते पे चलेंगे। लेकिन ऐसे लोगों को अच्छा नहीं लगा और वो क्या किए, अंततः जो है सो अंततः जब हमारा देश आजाद हुआ, आजादी के बाद जो है सो इन्हें क्या कर दिया गया, गोली मार दिया गया। ठीक है, देखिए इससे आगे कहता है कि लेखक की दृष्टि में हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है। क्या है, लेखक की दृष्टि में जो है सो हमारी संस्कृति की जो है सो बड़ी भारी विशेषता। सही बात है, हमारा जो भारतीय संस्कृति है, हमारी जो भारतीय प्राचीन जो संस्कृति है वो क्या है, एक जो है सो बहुत ही विस्मरणीय चीज है। विस्मरणीय मतलब याद करनी होगा, इसको हम चाह करके भी कभी नहीं भूल सकते हैं। दूसरे देशों को, लोग को भी जो है सो हमारी जो संस्कृति या हमारी जो है सो क्या करेंगे, मतलब भारत की जो परंपराएं है उस परंपराएं से सीखने को मिलती है। क्या मिलती है, सीखने को मिलती है। इसलिए यहाँ पे कहता है
जैसे लेखक की दृष्टि में हमारी संस्कृति की बाहरी विशेषता क्या है, तो हमारी बाहरी विशेषता यही है कि जैसे हम लोग जो है सो प्राचीन जो पशुत्व का गुण था, उस पशुत्व के गुणों को छोड़ करके अब जो है सो हम लोग मानव के गुणों को क्या किए, धारण किए हैं, और मानव के गुणों को धारण करते हुए हम लोग जो है सो एक अच्छे कार्य को क्या करने के लिए संपादित करते हैं, क्या करते हैं, अच्छे कार्यों को संपादित करते हैं। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे कहता है। तो इस तरीके से जो है सो आप लोग ध्यान रखिएगा, इससे बढ़िया क्वेश्चन बनने का चांस रहता है। कहाँ कहाँ क्वेश्चन बनेगा आप लोग को हम बता दिए कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं तो पता चल ही गया, ये क्या है, तुच्छ प्राणी है। ये क्या होता है, बार बार जो है सो अपने जो है सो रूपों को क्या करता है, आकार को बढ़ाते रहता है, तो इसलिए एक तुच्छ प्राणी। और हम लोग क्या करते हैं, इसको मानव के गुण के नाते इसको बार बार काटते रहते हैं। तो इसका लेखक कौन है, तो देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी है। कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है। और ये क्या है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये एक ललित निबंध है। क्या है, ललित निबंध है। तो पूछेगा भी कि जो है सो नाखून क्यों बढ़ते हैं, क्या है, तो एक ललित निबंध है। क्या है, एक ललित निबंध है। इनका लेखक कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी है। कहता है इनका जन्म कब हुआ था, तो जन्म जो है 19 अगस्त 1907 ईस्वी को हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु जो है 19 मई कहने के बाद 1979 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो दिल्ली में हुआ था। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ पे, तो बलिया में हुआ था। ठीक है, कहते इनकी प्रमुख जो रचनाएं थी वो कौन कौन थी, तो जैसे हमने आप लोग को बताया भी कि जैसे आलोक पर्व था। और उनसे कहते कि कभी कभी यहाँ पे पूछा भी जाता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है सो किस जो है सो रचनाएं के लिए मिला था हजारी प्रसाद द्विवेदी को। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो है सो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला था वो आलोक पर्व रचना के लिए जो है सो इन्हें दिया गया था। ठीक है, और ये गाने का मतलब ये पद्म भूषण सम्मान जो है सो इनकी जो एक अच्छी कीर्ति को लिखने के लिए जो है इन्हें दिया गया था। किनके द्वारा, तो भारत सरकार के द्वारा। कभी कोई पूछता है कि भारत सरकार के द्वारा क्या दिया गया था इन्हें, तो पद्म भूषण सम्मान दे देगा साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्म विभूषण सम्मान दे देगा। तो आप लोग याद रखिएगा कि पद्म भूषण सम्मान जो है इन्हें भारत सरकार के द्वारा क्या किया गया था, तो दिया गया था। ठीक है, इस तरीके से जो है सो लगभग ये। और कभी कभी ये पूछता है शांति निकेतन जो पत्रिकाएं थी इनका जो रचनाकार कौन है या लेखक कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी है इनका लेखक। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस तरीके से जो है सो लगभग ये पूरा जो है सो हमने जितना इससे क्वेश्चन आ सकता है ये बताने का प्रयास किया। तो मिलते हैं इससे अगले क्लास में। हम लोग जो है सो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि हम इसको जैसे अभी पढ़ाए हैं पूरा, इसका परिचय हम पूरा दिए हैं। इससे अगले क्लास में जो मिलेंगे तो इसका पूरा हम ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, और फिर इससे अगले क्लास में जो मिलेंगे तो उसमें पूरा सब्जेक्ट करवाएंगे। यानी एक चैप्टर का जो है सो 3 क्लास लेंगे, पहला परिचय, दूसरा ऑब्जेक्टिव और तीसरा सब्जेक्टिव। तो इस तरीके से एक चैप्टर का 3 क्लास होगा। तो इस तरीके से जो है सो आज जो है सो हम लोग यहाँ तक देखें। इससे अगले क्लास में मिलेंगे ऑब्जेक्टिव में। तो आज जो है सो क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं हम लोग। तो मिलते हैं इससे अगले क्लास में। आप लोगों को अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं हम लोग इससे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।